वेलकम माय यूट्यूब चैनल हार्ट वेव नर्सिंग क्लासेस। आज हम डील करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ वेंटिलेटर। आज हम एक टॉपिक डील करेंगे जो नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है वेंटिलेटर। ठीक है। नॉर्सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वेंटी से। तो वेंटिलेटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर का काम क्या है। वेंटिलेटर जो होता है हमें एयर प्रोवाइड करवाता है, एयर प्रोवाइड करवाता है वेंटिलेटर। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि वेंटिलेशन और परफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेंटिलेशन प्लस परफ्यूजन। अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस पता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि परफ्यूजन क्या है और वेंटिलेशन क्या है। वेंटिलेशन का मतलब तो होता है टू प्रोवाइड ऑफ द एयर, टू प्रोवाइड एयर, जो कि शक एंड पुश करने का काम करता है। ये करता है हमारा वेंटिलेटर। वेंटिलेटर हमें एयर देता भी है और एयर को शक भी करवाता है, क्योंकि परफ्यूजन का काम क्या है, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। परफ्यूजन का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंजेस में हेल्प करता है, कहाँ, एट एल्वेलाई। उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर की। कितने टाइप के वेंटिलेटर होते हैं, टाइप ऑफ वेंटिलेटर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप के वेंटिलेटर थे पहले, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। दो टाइप के वेंटिलेटर हम देखते हैं। पहला होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और दूसरा होता है हमारा कौन सा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अभी कौन से वेंटिलेटर का हम यूज करते हैं, तो करंटली हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के यूज करते हैं। पुराने टाइम में जब 1800 वाला टाइम था तो हम कौन से वेंटिलेटर का यूज करते थे, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का यूज करते थे। ओल्ड टाइम में हम नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का यूज करते थे। और इस ये जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता था ये बहुत पोर्टेबल नहीं होता था, एमआरआई मशीन के जैसा होता था, लुक लाइक एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन जैसी मशीन के जैसा होता था। इस वेंटिलेटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा पाते थे या पोर्टेबल नहीं होता था। इसलिए फिर इसको मॉडिफाइड किया किसमें, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर में। तो ओल्ड टाइम में हम नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर को यूज करते थे। ये सिर्फ एयर को शक करता था, एयर को शक करने का काम करता था, सिर्फ और सिर्फ टू प्रोवाइड शक दी एयर। ठीक है। और इस प्रकार से हमें वेंटिलेट करता था, पेशेंट को ये वेंटिलेट करता था नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, जो कि कैसा दिखता है, लुक लाइक एमआरआई एंड सीटी स्कैन की मशीन के जैसा देखने को मिलता था हमें। कौन सा, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। करंटली हम जिस वेंटिलेटर का यूज करते हैं उसका नाम है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। उसको किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। ये करंटली यूज होता है। इसमें क्या होता है, एयर को पुश भी करा जाता है और शक करने का काम भी करता है। मतलब ये हमें ऑक्सीजन, ये हमें जो होता है वेंटिलेट पेशेंट एयर देता भी है और एयर को शक करने का काम भी करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। करंटली इसी को यूज किया जाता है। ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, पोर्टेबल होता है ये वेंटिलेटर। सबसे पहले पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर को जो इन्वेंटेड किया था उसका नाम क्या है, उसका नाम है हेनरिच।
हेनरिच साइंटिस्ट था, उसने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर को इन्वेंटेड किया था 1906 में। कब किया था? 1906 में हेनरिच के द्वारा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर को इन्वेंटेड किया, और ये किया था लगभग, और इसी को नाम दिया पल्मोटर। पल्मोटर के नाम से जानते, फर्स्ट पॉजिटिव वेंटिलेटर को किस नाम से जानते? पल्मोटर के नाम से जानते। किसने इन्वेंटेड किया था? हेनरिच ने इन्वेंटेड किया था 1906 में। ठीक है, और इसी को करंटली यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, दो टाइप के वेंटिलेटर होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो होता है हमारा करंटली यूज करते हैं, ये एयर को शक और एयर को पुश करने का काम करता है, पोर्टेबल होता है। सबसे पहले हेनरिच ने इसको इन्वेंटेड किया था और 1906 में इन्वेंटेड किया। ठीक है, जबकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर वेंटिलेटर जो होता है एमआरआई मशीन के जैसे नजर आता है, और ये ओल्ड ओल्ड टाइम में इसको यूज करते थे। ठीक है, हम वेंटिलेटर की बात करें तो इस टाइप का वेंटिलेटर सेटअप होता है, ये डिस्प्ले है, इस प्रकार की डिस्प्ले होती है वेंटिलेटर की, जिसमें एक तरफ अडल्ट का जो अडल्ट होता है उसका एज क्राइटेरिया होता है, अडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, इस प्रकार से सेटअप किया जाता है। एक में एज होती है, उसकी एज को मेंटेन किया जाता है, फिर सेटिंग देखी जाती है, सेटिंग सेट करी जाती है उसकी, जिसमें टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं, FiO2 सेट करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को सेट करते हैं, देन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, इस प्रकार से जो पैरामीटर होते हैं उन सबको सेट कर कर एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को डिलीवर्ड किया जाता है पेशेंट को। तो वेंटिलेटर एक सेटअप होता है, प्री सेटअप होता है, कितनी एयर देनी है, कितनी एयर शक करनी है, वो सब कुछ टेक्नीशियन या फिर SR को सेट करता है वेंटिलेटर। अब जैसे हम डिस्प्ले के नीचे चलते हैं तो एक पोर्ट होता है, ये पोस्टीरियर वॉल होते हैं। क्या होता है? पोस्टीरियर वॉल होता है। पोस्टीरियर वॉल से दो पाइपलाइन निकलती है, एक वाइट पाइपलाइन होती है, वाइट पाइपलाइन होती है इसमें। इस वाइट पाइपलाइन में क्या होता है? इस वाइट पाइपलाइन के अंदर क्या होता है बता दो? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? O2 होती है वाइट पाइपलाइन के अंदर। इसमें से ऑक्सीजन आती रहती है इस साइड से, और जो पोस्टर वॉल की एक एटमॉस्फेयर एयर आती है, एटमॉस्फेयर एयर आती है एक साइड से, और ये पाइपलाइन ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। ये दोनों आगे जाकर एक कंप्रेसर रिजर्वायर में मिक्स हो जाती है। ये दोनों एयर कहाँ पर मिक्स हो जाती है? यहाँ पर एक कंप्रेसर रिजर्वायर होता है वेंटिलेटर के अंदर ही, इसमें ये एयर मिक्स होकर फिर पेशेंट को एक प्रॉपर एक ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। जो FiO2 हम देते हैं वो इंस्पिरेशन के थ्रू एंटीरियर वॉल होते हैं। इस एंटीरियर वॉल के अंदर, एंटीरियर वॉल के अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, पेशेंट अपनी एयर देता है, पेशेंट को एयर देता है और पेशेंट से एयर वापस लेता भी है। ठीक है, धीरे धीरे ये जब एयर यहाँ से निकलती है तो HME फिल्टर में जाती है। HME फिल्टर में हीट मॉइस्ट एक्सचेंजर का काम करता है। इसके बाद ये सीधा पेशेंट की टी ट्यूब से कनेक्ट हो जाती है और ये उसको वेंटिलेट करती है। क्या प्रोवाइड करवाता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करता है इस टाइप से। तो ये पूरा सेटअप हमको याद होना चाहिए, इससे हमारा इजी हो जाता है समझना। और अगर मैं आपको मशीन की बात करूँ तो वेंटिलेटर मशीन ये रही, इस टाइप की वेंटिलेटर मशीन होती है। ये डिस्प्ले इसकी, ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार का कंप्रेसर रिजर्वायर होता है, इसमें कंप्रेशर रिजर्वायर होता है। और हम देखें तो ये एंटीरियर वॉल होता है, एंटीरियर वॉल होता है यहाँ पर, जहाँ से हमारे दो पोर्ट्स निकलते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए होता है। और अगर आप देख पा रहे हो इस प्रकार की इमेज को हम बोल देते हैं क्या? वेंटिलेटर सर्किट। ये क्या है? वेंटिलेटर सर्किट का काम करता है। तो ये पूरा वेंटिलेटर हो गया। वेंटिलेटर को हमने समझ भी लिया कि डिस्प्ले पे ये पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब हम डील करते हैं मोड, मोड ऑफ वेंटिलेटर, मोड ऑफ वेंटिलेटर। देखो, अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं और मोड से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली है, मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मोड आता है उसका नाम है CMB मोड।
पहले मोड का नाम क्या है? CMV मोड। इसका मतलब क्या होता है? CMV मोड का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर। कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर। एक कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर जो होता है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट कंट्रोल मशीन का होता है, पेशेंट का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता। मतलब पेशेंट क्या है, अपने अपने से खुद से क्या एयर न तो सांस ले पा रहा है, न छोड़ पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। पैसिवली एयर तो चली जाती है लेकिन एयर ले नहीं पा रहा है पेशेंट। तो कंट्रोल्ड जो कंप्लीट होगा इसमें वेंटिलेटर मशीन का होगा। मशीन ही उसको, जो हम टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे वो टाइडल वॉल्यूम मशीन उसको देती रहती है और पैसिवली वो एयर बाहर आती रहती है। इस प्रकार से पेशेंट को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, वेंटिलेट किया जाता है पेशेंट को इसके द्वारा, इस मोड के द्वारा, जिसमें पेशेंट का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। तो कंप्लीटली कंट्रोल्ड किसका का है इसमें? कंप्लीट कंट्रोल बाय मशीन। मशीन के द्वारा कंप्लीटली कंट्रोल किया जाता है CMV मोड को। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर होता है। इसके अंदर क्या होता है आप देखोगे, एक ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, इधर इंस्पिरेशन चल रहा है और एक साइड में क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है। पेशेंट का हमने टाइडल वॉल्यूम सेट किया 500 ml, कि हमको इसको 500 ml एयर देनी है। तो यहाँ से मशीन खुद इसको कितना देगी? टाइडल वॉल्यूम 500 ml देगी। ये इंस्पिरेशन हो गया, यहाँ से टाइडल वॉल्यूम कंप्लीट मशीन ने कंप्लीट दे दिया इसको। ठीक है, कितना? 500 ml। अब जो ये पेशेंट जो है पैसिवली एयर को वापस पुश कर देता है, छोड़ देता है, और ये पैसिवली वापस से एयर को एस्पिरेट कर देता, मतलब एस्पिरेशन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर मशीन इसको 500 ml वापस देगी। ठीक है, फिर मशीन इसको 500 ml वापस देती है। इस प्रकार से मशीन इसको कंप्लीट देगी, फिर ये एक्सपिरेशन होगा, देन इंस्पिरेशन होगा। ये पैसिवली होता है, ये पैसिवली होता है। और मशीन जो होती है इसको टाइडल वॉल्यूम बार बार देती रहती है, फिक्स एयर, फिक्स टाइडल वॉल्यूम प्रोवाइड करवाती है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर होता है, CMV मोड होता है। इसमें मशीन का कंप्लीटली कंट्रोल होता है। और पेशेंट किस में होता है? सेडेशन में होता है पेशेंट। किस में होता है पेशेंट? सेडेशन में होता है पेशेंट इस वाले मोड में। लाइक या तो मिडाज पेशेंट को चलता है, मिडाजोलाम, वेंकोरियम, ये एनेस्थेसिया होते हैं, एनेस्थेटाइज कर देते हैं पेशेंट को। इस प्रकार के मिडाज, वेंकोरियम, इन पे पेशेंट को सेडेट करके रखा जाता है। क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट ऑफ द वेंटिलेटर फाइट। किससे लिए करते हैं? टू प्रिवेंट ऑफ, टू प्रिवेंट ऑफ वेंटिलेटर फाइट। वेंटिलेटर फाइट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको सेडेशन पर रखा जाता है पेशेंट को। होता क्या है कि जैसे मान लो कि मशीन ने टाइडल वॉल्यूम सेट किया, पेशेंट खुद से भी अपनी सांस ले रहा है, तो क्या होगा कि टॉक्सिसिटी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए पेशेंट को किस पे रखा जाता है? सेडेशन वेकेशन पे रखा जाता है। ठीक है, इस मोड के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें थी, CMV मोड। दूसरा मोड हमारे पास आता है, उसका नाम क्या है? सेकंड मोड हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं SIMV मोड। SIMV मोड होता है, ये SIMV मोड क्या होता है? इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर। ठीक है, तो इसका काम क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइज्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर हो जाएगा।
SIMV मोड। अब ये SIMV मोड को का क्या काम है कि जब पेशेंट CMV मोड पर होता है और पेशेंट धीरे 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 अपना खुद का एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देता है, पेशेंट अपना एफर्ट लगाना जब स्टार्ट करता है तो हम SIMV मोड पर लेकर आते हैं पेशेंट को, धीरे धीरे अब वो विलिंग की ओर जा रहा है पेशेंट, अब खुद से ही वो सांस लेना स्टार्ट करता है। तो SIMV मोड में क्या होता है, पेशेंट का एफर्ट मैटर करता है। इन दिस मोड, अगर आप बोलोगे तो इसमें बोलोगे इन दिस मोड पेशेंट एफर्ट इज मैटर। पेशेंट का एफर्ट मैटर करेगा और पेशेंट का जितना एफर्ट लगेगा उतना ही रिकवरी के चांस रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्राफ से समझते हैं इसको भी। इंस्पिरेशन पेशेंट को चल रहा है, इधर एक्सपिरेशन चल रहा है पेशेंट को। जैसे मान लो कि टाइडल वॉल्यूम हमने 500 सेट किया, कितना, टाइडल वॉल्यूम हमने 500 सेट किया, तो पेशेंट ने खुद से कितनी एयर ले ली, 250 ml के आसपास पेशेंट ने एयर ली। अब उसके बाद पेशेंट कोई एयर नहीं ले रहा है तो मशीन उसको 250 ml देगी, कितना देगी, 250 ml मशीन दे देगी उसको। इस प्रकार से पूरा साइकिल कंप्लीट कर देता है ये। उसके बाद पैसिवली एयर जो होती है बाहर निकलती है, फिर पेशेंट जो होता है, इस बार पेशेंट ने पूरी एयर ले ली, टाइडल वॉल्यूम जितना लेना था 500 ml पेशेंट ने खुद ने ले ला, मशीन का कोई रोल नहीं था। कुछ समय के बाद पैसिवली बॉडी से बाहर निकल गया। इस बार पेशेंट ने जो है 100 ml लिया, 100 ml सांस ले पाया पेशेंट, बची हुई जो एयर है वो किसने दी, मशीन ने दे दी उसको। तो मशीन क्या करती है, इसकी हेल्प करती है, मतलब इसको असिस्ट करती है, क्या करती है, इसको असिस्ट करती रहती है। जितना पेशेंट एयर खुद से ले पा रहा है अच्छी बात है, जहां से पेशेंट अपनी एयर लेना बंद कर देता है, मशीन उसको कंप्लीट साइकिल पूरा करने में हेल्प करती है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर होता है। इसमें पेशेंट का एफर्ट मैटर करता है, इसीलिए इस मोड को किस नाम से जानते हैं, असिस्ट मोड के नाम से भी जानते हैं, AC मोड के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसको बोलते हैं असिस्ट मोड। बात समझ में आई क्या? तो दो इंपॉर्टेंट मोड हमने समझे। सबसे पहले तो हमने समझा कौन सा मोड, CMV मोड। देन हम SIMV मोड पे आए जिसको हम असिस्ट मोड के नाम से जान रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एफर्ट मैटर कर रहा है, कि जैसे जैसे पेशेंट अपनी एयर ले पा रहा है अच्छी बात है, उसके बाद मशीन उस साइकिल को पूरा करती है, जहां पेशेंट रुक जाता है सांस लेने में वहां पर ये कंप्लीट उसको एयर प्रोवाइड करवाती है। तो ये एक तरह से उसको सपोर्ट करती है हमेशा। तो SIMV मोड समझ में आया। अब देखो SIMV मोड का कॉम्प्लिकेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो पेशेंट को हम ये बात करते हैं कि SIMV मोड में पेशेंट है, तो होता क्या है कि पेशेंट खुद से एयर ले रहा है, मशीन भी एयर दे रही है उसको, तो कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है, हाइपर वेंटिलेट हो सकता है पेशेंट, क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन के चांस है, हाइपर वेंटिलेशन के चांस है। और हाइपर वेंटिलेशन में ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड हो जाएगी, तो CO2 डिक्रीज हो सकती है उसकी, और जैसे CO2 कम होती है पीएच बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक करेक्शन, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनेट चलता है कि पीएच जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है CO2 के, कि जब हमारी CO2 डिक्रीज होगी हमारा पीएच ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब पीएच बढ़ता है तो एल्काइलोसिस होने के चांसेस हैं, एल्काइलोसिस। और बिकॉज ये सब किस में हो रहा है, ऑक्सीजन के CO2 और O2 के से रिलेटेड है, इसलिए रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस। तो अगर आपसे पूछे, नोट सेट में ये पूछ ले कि रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, SIMV मोड का कॉम्प्लिकेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट सेट के लिए। और ये हमारा RRB में भी क्वेश्चन आया था एक बार, SIMV मोड का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो SIMV मोड का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस हो सकता है। और रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस हो क्यों रहा है, बिकॉज हाइपर वेंटिलेट हो गया है पेशेंट, CO2 कम होगी, पीएच बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस के चांसेस बनते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब हम एक बात और देख सकते हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको, ये जो दोनों मोड है
SIMB मोड और CMB मोड, ये दोनों मोड किस टाइप के मोड है? CMB मोड प्लस SIMB मोड बोथ आर इन्वेजिव, बोथ आर कैसे? इन्वेजिव मोड है, बोथ आर इन्वेजिव, बोथ आर इन्वेजिव मोड है। ठीक है, तो ये हमने डील कर लिया दोनों मोड के बारे में, SIMB मोड, CMB। अब पेशेंट को किस पे लेंगे हम? CPAP पे लेंगे और बाईपेप पे लेना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे पेशेंट को इन्वेजिव से नॉन इन्वेजिव की तरफ जाते हैं। तो नॉन इन्वेजिव के दो मोड और आते हैं हमारे पास, एक आता है CPAP, एक आता है बाईपेप। एक आता है CPAP, एक आता है बाईपेप। दो मोड और होते हैं, नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव मोड। नॉन इन्वेजिव मोड के अंदर दो मोड आएंगे, CPAP मोड और दूसरा आता है बाईपेप मोड। तो CPAP मोड की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बाईपेप मोड का क्या फुल फॉर्म होती है, ये पता होना चाहिए। तो CPAP की फुल फॉर्म हो जाएगी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के नाम से जानते हैं सी मोड को। CPAP मोड को किस नाम से जानते हैं? कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के नाम से जाना जाता है। जबकि बाईपेप मोड को किस नाम से जानते हैं? बाई लेवल, बाई लेवल, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आएगी यहाँ तक? बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के नाम से बाईपेप को जाना जाता है, जबकि CPAP में कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के नाम से इसको जानते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है दोनों की। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में समानता की बात करें, दोनों में सेम क्या है, तो बोलोगे नॉन इन्वेजिव है दोनों। कि जैसे पेशेंट अब धीरे धीरे स्टेबल होता है, हमने सबसे पहले तो उसका एक ऐसा मोड का देखा जिसमें कंप्लीटली मशीन देख रही थी कि मैं ही एयर देने वाला हूँ और मैं ही एयर को शक करने वाला हूँ, सब कुछ मैं संभालूंगा। धीरे धीरे हमने पेशेंट का जब एफर्ट लगना स्टार्ट हुआ तो SIMB मोड पर लेकर आए। फिर पेशेंट और स्टेबल हुआ तो CPAP पर हम पेशेंट को डाल देते हैं, या फिर बाईपेप पे पेशेंट को डाल दिया जाता है। तो CPAP और बाईपेप में क्या डिफरेंस है बेसिकली? तो अगर इसकी इमेज देखोगे ना मशीन, तो दोनों की सेम ही है, मशीन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके मोड को सेट किया जाता है तब हमें डिफरेंस पता चलता है। तो CPAP की फुल फॉर्म अगर पता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। और कांस्टेंट प्रेशर किसका होता है? इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दोनों का प्रेशर कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो इंस्पिरेशन का जो प्रेशर है 15 mm पे HG सेट कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन का प्रेशर 15 mm पे HG सेट है, तो हमारा एक्सपिरेशन का जो प्रेशर होगा वो भी 15 mm पे HG होगा। तो दोनों का प्रेशर कांस्टेंट रहता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसमें एयर को कंटिन्यूस पुश करा जाता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जबकि बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंस प्रेशर होता है। डिफरेंस होता है किसका? प्रेशर का। वो कौन से प्रेशर का डिफरेंस होता है? इंस्पिरेशन प्लस एस्पिरेशन। जब सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों का प्रेशर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सांस तो एयर ज्यादा देनी है और एस्पिरेशन कम करना है, तो मैं इसका प्रेशर को रख दूंगा 20 mm पे HG, 20 mm पे HG। और एस्पिरेशन का जो प्रेशर हो जाएगा 10 mm पे HG। कितना हो जाएगा? 10 mm पे HG का प्रेशर होने की चांस है। बात समझ में आएगी यहाँ तक? डेफिनेटली समझ में आएगी यहाँ तक। इमेज देख के मैं बता देता हूँ, इमेज भी समझ लेते हैं इसकी इमेज क्या है।
इसकी इमेज देख लेते हैं एक बार और कि बाईपेप और सीपेप में क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी इमेज ये जी यहाँ पर, इसको जूम कर लेते हैं। और जूम करके देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक बार 1 मिनट के लिए रुको। हम्म, ये बाईपेप है और ये सीपेप है। अब आप देखोगे कि सीपेप जो मशीन है, मशीन तो दोनों सेम ही है। ये सीपेप है, ये बाईपेप है। कोई डिफरेंस थोड़ी है दोनों मशीनों में। लेकिन मोड का डिफरेंस है कि कैसे सेट करें इसको। तो हम बात कर रहे थे सी पेप और बाईपेप मशीन की, और हमने देखा था कि जो सी पेप मशीन होती है, ये मशीन तो दोनों सेम है, मोड का डिफरेंस है। और मोड का डिफरेंस की बात करें हम सी पेप में, तो आप देखोगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो प्रेशर होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है। जो हमारा एक्सपिरेशन का जो प्रेशर होगा और जो इंस्पिरेशन, जो पेशेंट सांस ले रहा है, जो एयर ले रहा है और जो एयर एक्सहेल कर रहा है, उन दोनों का प्रेशर कांस्टेंट होता है। किसमें? बाईपेप में, सॉरी सी पेप में। जबकि इधर आप देखोगे तो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों का प्रेशर क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए इसका नाम दिया है बाई लेवल। दोनों लेवल पर काम करता है ये। कि इसमें डिफरेंस है किसका? एयर का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख भी लोगे लाइन लिखी हुई है, डिफरेंस एयर प्रेशर लेवल फॉर द इनहेल और एक्सहेल। ठीक है। तो ये है बाईपेप और सीपेप। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 मोड हमने पढ़े थे। सबसे पहला जो मोड देखा हमने सीएमवी मोड, फिर उसके बाद पेशेंट स्टेबल हुआ एसआईएमवी मोड पे लाए, फिर पेशेंट को हम बाईपेप पे लाए या सीपेप पर लेकर आए। अब पेशेंट को हम इन्वायरमेंटल एयर देना स्टार्ट करते हैं, टी पीस पे लेके आते हैं। किस पे लेकर आते हैं पेशेंट को? टी पीस पे लेके आते हैं। टी पीस पर कब लाते हैं पेशेंट को? तो टी पीस पर पेशेंट को लाया जाता है जब पेशेंट को प्लान हो किसका? एस्टुबेशन का। किसका प्लान हो? एस्टुबेशन का प्लान हो। पेशेंट को हम वेंटिलेटर से शिफ्ट कर रहे हैं अब एटमॉस्फेयर एयर पर। पेशेंट को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? वेंटिलेशन से हम शिफ्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर एयर पर शिफ्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम विनिंग बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? आपसे बोले विनिंग क्या है, तो विनिंग एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को वेंटिलेटर से हम एटमॉस्फेयर एयर की तरफ लेकर आ रहे हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है विनिंग। सबसे पहले पेशेंट को हमने क्या किया? इंटूबेट किया। पेशेंट को हमने क्या किया? इंटूबेट किया। इंटूबेशन करने के बाद पेशेंट को हमने सी पेप मोड पे रखा, सॉरी सीएमवी मोड पे रखा। कौन से मोड पे रखा? सीएमवी, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेटर। इसके बाद पेशेंट को हमने किस मोड पे रखा? पेशेंट को सीएमवी मोड से एसआईएमवी मोड पर, एसआईएमवी मोड पर रखा। जैसे पेशेंट एसआईएमवी मोड पर गया, पेशेंट को हमने शिफ्ट कर दिया किस पर? बाईपेप पर। और बाईपेप से पेशेंट को फिर, अब जब पेशेंट अपना सांस लेना स्टार्ट कर दिया, एयर को एक्सेल इनहेल धीरे धीरे करना स्टार्ट करता है, तो पेशेंट को फिर हमने शिफ्ट कर दिया किस पर? टी पीस पर। और फिर पेशेंट को हमने क्या कर दिया? एस्टुबेट कर दिया। क्या कर दिया? पेशेंट को एस्टुबेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 82 भी हमने बाहर निकाल दी। ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनिंग। क्या कहलाती है? प्रोसेस विनिंग कहलाती है। मतलब इंटूबेटेड से लेकर वेंटिलेटर सेटअप, वेंटिलेटर सेटअप के मोड चेंज करते करते हुए उसको वापस एक्सटूबेट करने का पूरा प्लानिंग चलती है। इसको बोलते हैं विनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनिंग। होप सो आपको मोड समझ में आएंगे। 4 मोड इंपॉर्टेंट है। सीएमबी मोड होता है, एसआईएमबी मोड होता है, सी पेप होता है, बाईपेप होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सी पेप मोड का कहाँ पर यूज करते हैं? सी पेप मोड का यूज कहाँ पर करते हैं? तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर करेंगे सीएप, तो एपनिया वाली कंडीशन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? एपनिया वाली कंडीशन में हम सी पेप मोड का यूज करते हैं। जहाँ पर माइल्ड और मॉडरेट एपनिया होता है, वहां तो सी पेप मोड का यूज करते हैं। और यदि बाईपेप मोड का यूज कहाँ करेंगे? जहां पर सीवियर एपनिया हो। सीवियर एपनिया वाली कंडीशन में हम बाईपेप मोड का यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि एपनिया जो होता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपनिया? तो अगर नोट लगा के आप लिखो कि एपनिया की मीनिंग क्या होती है, तो आपसे बोलेंगे व्हाट इज द एपनिया, तो आपका आंसर जाएगा द टेम्पररी सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग। क्या होता है? टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग।
यदि टेम्पररी कुछ समय के लिए ब्रीथिंग स्टॉपेज हो रही है, उसको बोलते हैं हम एपनिया। और ये एपनिया जो होता है, ये अडल्ट का टाइमिंग अलग होता है और चाइल्ड के अंदर इसका टाइमिंग अलग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अडल्ट के अंदर इसका टाइमिंग क्या है एपनिया का, तो आप बोलोगे अडल्ट के अंदर इसका टाइमिंग होता है कितना, 5 से 10 सेकेंड। लेकिन अगर आपको जो ब्रीथिंग स्टॉपेज है उसका टाइम 15 से 20 सेकेंड है, तो ये देखने को मिलता है चाइल्ड के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों डाटा आपको याद होने चाहिए। आपको एपनिया का मतलब होना याद होना चाहिए, टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज द एपनिया। एपनिया वाली कंडीशन में बाईपेप मशीन का यूज करते हैं, सीपेप मशीन का यूज करते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे कि उसको एपनिया किस टाइप का है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। माइल्ड और मॉडरेट है तो फिर हम पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे सीपेप पर। बहुत ज्यादा एपनिया है तो उसको शिफ्ट कर देंगे हम किस पर, बाईपेप पर। ये बात समझ में आई? डेफिनेटली समझ में आई होगी आपको। आगे चलते हैं, अब हम जैसे मोड कंप्लीट करते हैं तो पेशेंट की वेंटिलेटर पैरामीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेंटिलेटर पैरामीटर। वेंटिलेटर पैरामीटर। देखो, वेंटिलेटर सेटिंग में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पैरामीटर की बात करते हैं हम वेंटिलेटर पर, उसका नाम क्या है? सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम। कितना टाइडल वॉल्यूम होता है आप बता दो? टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वीटी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वेंटिलेटर सेटिंग करते हैं वहां वीटी लिखा होता है, मतलब उसका मतलब क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मली 500 ml। कितना होता है? 450 से 500 ml हम सेट करके रखते हैं। ये एज फैक्टर पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? एज फैक्टर पे डिपेंड होता है कि कितनी एज है, उस हिसाब से हम उसको पैरामीटर को सेट करके रखते हैं। और कितना देते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये भी हमें पता होना चाहिए। कितना टाइडल वॉल्यूम हम दे सकते हैं, तो अगर आपसे पूछे तो होगा 6 से 8 ml पर केजी के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम दिया जाता है। ये लेटेस्ट और न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, लेटेस्ट एंड न्यू गाइडलाइन। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम के बारे में समझ में आया। दूसरा जो पैरामीटर होता है हमारा, उस पैरामीटर का नाम क्या है? उस पैरामीटर का नाम बता दो। सेकंड जो पैरामीटर होगा, रेस्पिरेटरी रेट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट भी होता है पैरामीटर के अंदर। रेस्पिरेटरी रेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि जब आप एडवांस वेंटिलेटर देखोगे तो वहाँ एफ लिखा रहता है। जो ड्रेगर कंपनी के आते हैं या हेमिल्टर कंपनी के जो वेंटिलेटर आते हैं, तो उनमें कभी कभी एफ डिनोट होता है। एफ डिनोट करता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट को। इसको डिनोट करता है, रेस्पिरेटरी रेट को डिनोट करता है। और रेस्पिरेटरी रेट जो होती है नॉर्मली हम सेट करते हैं कितना, 10 से 24 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से सेट करते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको ब्रीथ सेट करते हैं और उस हिसाब से ब्रीथिंग देखता रहता है। बात समझ में आई यहाँ तक? थर्ड पैरामीटर बताओ आप। थर्ड जो पैरामीटर होता है हमारा, उसका नाम क्या है? एक होता है पीप। ये पीप पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीप की फुल फॉर्म सबको पता होगी। और काम क्या करता है पीप? तो देखो, पॉजिटिव एंड एक्सपीरेशन प्रेशर के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉजिटिव नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव एंड एक्सपीरेशन प्रेशर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एस्पिरेशन पूरी एयर बाहर निकालने के बाद, जैसे मान ली ये एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई से सारी एयर हमने एल्वुलाई से जितनी भी एयर थी वो बाहर निकालने के बाद कुछ अमाउंट में एयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कुछ अमाउंट में एयर एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट होती है।
बिकॉज एल्वेलाई कोलेप्स होने से प्रिवेंट करवाता है। किससे प्रिवेंट करवाता है? एल्वेलाई को कोलेप्स होने से प्रिवेंट करता है। यदि सारी एयर को हमने शक कर लिया तो एल्वेलाई में कुछ एयर ही नहीं बचेगी। जब एयर नहीं बचेगी तो हमारा एल्वेलाई पिचकने की चांसेस है, जैसे गुब्बारे में होता है। जैसे ये पिचक जाएगा तो उस वाली कंडीशन में फिर ये फूलेगा नहीं जब हम एयर देंगे, हो सकता है। तो ये क्या करता है, कुछ अमाउंट में एयर इसमें हमेशा प्रेजेंट होती है एल्वेलाई में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड एस्पिरेशन प्रेशर, जो मेंटेन करता है नॉर्मली होता है 5 से 10 सेमी H2O। कितना प्रेशर होता है नॉर्मली? 5 से 10 सेमी H2O का प्रेशर होता है। पीप किससे बचाता है? टू प्रिवेंट ऑफ एल्वेलाई कोलेप्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीप का क्या फायदा है, तो ये हमें एल्वेलाई कोलेप्स होने से बचाता है। बेनिफिट की बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो बेनिफिट तो ये हो जाएगा टू प्रिवेंट ऑफ एल्वेलाई कोलेप्स, टू प्रिवेंट एल्वेलाई कोलेप्स। दूसरा बेनिफिट हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट इसका ये हो जाएगा कि टू इम्प्रूव ऑक्सीजन, टू इम्प्रूव ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो हमारा ये हो जाएगा कि ये विनस रिटर्न डिक्रीज कर देता है। विनस रिटर्न जो हुआ डिक्रीज हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्प्लिकेशन हमारा ये हो सकता है कि ये हाइपोटेंशन के चांस होते हैं इसमें। हाइपोटेंशन प्लस बेरोट्रोमा के चांस होते हैं। किसके चांस होते हैं? तीसरा बेरोट्रोमा। तो अगर आपसे पूछे कि पीप के क्या एडवांटेज और क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो इसका एडवांटेज जो होगा पीप का, वो होगा एल्वेलाई को कोलेप्स होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा है कि इम्प्रूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लिकेशन इसका विनस रिटर्न कम हो जाएगा जब हम पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर नॉर्मली मेंटेन नहीं रहेगा। हाइपोटेंशन के चांसेस और बेरोट्रोमा के चांसेस होते हैं। एक नॉरसेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार लगा लो आप, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली है, और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं आगे, तो नेक्स्ट पैरामीटर होता है 4th नंबर पे, पीप पढ़ने के बाद अब हमारा एक आता है मिनट वॉल्यूम। एक पैरामीटर क्या होता है? मिनट वॉल्यूम होता है। मिनट वॉल्यूम, ये मिनट वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मिनट वॉल्यूम का मतलब हो गया, अगर आपसे पूछे मिनट वॉल्यूम क्या होता है, तो आप ऐसे निकालोगे मिनट वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट 12 मान लो, टाइडल वॉल्यूम 500 मान लो, तो आपके कितना हो जाएगा? 6000 ml। तो इस प्रकार से मिनट वॉल्यूम होता है। मिनट वॉल्यूम क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम। बात समझ में आई? एक और पैरामीटर होता है जो आप देखोगे, मैंने आपको बताया भी था वहां पर, FiO2। क्या होता है? FiO2 होता है। FiO2 में क्या होता है कि पेशेंट की FiO2 जो होती है वो सेट करी जाती है मैक्सिमम, और धीरे 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 FiO2 नीचे की ओर लेकर आया जाता है। तो मैक्सिमम FiO2 कितनी होती है पेशेंट की? मैक्सिमम कितनी FiO2 सेट करते हैं, और मिनिमम कितनी FiO2 रखी जाती है? मिनिमम। जब पेशेंट को हम विनिंग पर लेकर आते हैं तो पेशेंट को हाई से लो की तरफ लेके आया जाता है, और पेशेंट को फिर विनिंग की तरफ जाता है, और हम वेंटिलेटर से पेशेंट को एटमॉस्फेयर एयर पे शिफ्ट करते हैं। तो जब हम FiO2 सेट करते हैं पेशेंट की, FiO2 का मतलब ही क्या हो गया? FiO2 का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑक्सीजन।
और फ्रैक्शन ऑक्सीजन का मतलब हो गया चेंजेबल, जिसको हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम तो होती है 100 FiO2, 100% FiO2 होती है, और मिनिमम कितनी थी 21% FiO2 होती है। तो अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है हमें, कि हमारी FiO2 जो होती है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ ली जाती है। FiO2 का मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑक्सीजन। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसके बाद और क्या चीजें देख सकते हो आप, इसमें एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं साइन। साही करके आता है। ये साई क्या करता है, ये इंडिकेट करता है द रिस्क ऑफ एक्टेलेक्टेसिस। इससे बचाता है कि गहरी गहरी सांस आप कितनी बार ले रहे हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डीप ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डीप ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये पैरामीटर। और ये हमें किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, आइडेंटिफाई ऑफ रिस्क ऑफ एक्टेलेक्टेसिस। मतलब एल्वेलाई कोलेप्स हो रही नहीं हो रही, उसको आइडेंटिफाई करने पर ये हमारा साई जो पैरामीटर होता है वो हमें इन्फॉर्म करता है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? ये सारे पैरामीटर आपको मिलेंगे, और भी पैरामीटर होते हैं अलग अलग मोड में, अलग अलग पैरामीटर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो 4-5 पैरामीटर है ये हमें याद होने चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, पीप होता है, मिनट वॉल्यूम होता है, FiO2 होता है, शाई होता है। ये सारे के सारे पैरामीटर जो है आपको डिस्प्ले पे शो होते रहते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद हम अब डील करते हैं अलार्म ऑफ वेंटिलेटर। अलार्म ऑफ वेंटिलेटर, देखो अलार्म ऑफ वेंटिलेटर से नोट सेट में क्वेश्चन आता है। ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो दो टाइप के अलार्म होते हैं, हाई पिच अलार्म और लो पिच लो पिच अलार्म। ठीक है, हाई पिच अलार्म साउंड कब सुनाई देगा हमें? तो पहला तो है कि ट्यूब कोई बाइट कर जाए। इफ ट्यूब बाइट वाली कंडीशन में हाई पिच अलार्म सुनाई देगा। ठीक है, या फिर इंक्रीज द सिक्रेशन, ट्यूब में किसी प्रकार के सिक्रेशन जमा है। जब हम ट्यूब में किसी प्रकार के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, इसमें किसी प्रकार का म्यूकस जमा होता है, तो यहाँ प्रेशर बनेगा तो आवाज हमेशा टू 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 तेज तेज आवाज सुनाई देगी। इंक्रीज सिक्रेशन, यदि सिक्रेशन है तो भी हमको हाई पिच अलार्म सुनाई देगा। ट्यूब में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इन ट्यूब, तब भी हमको हाई प्रेशर अलार्म सुनाई देगा। हमारी ट्यूब किसी प्रकार से किंकिंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि जो ट्यूब है वो मुड़ जाए, हमारी किंक हो जाए, तो भी हमें कौन सा सुनाई देता है, हाई पिच अलार्म सुनाई देता है। तो ये चारों केस में हाई पिच अलार्म सुनाई देगा, जब ट्यूब बाइट हो जाए तब, इंक्रीज द सिक्रेशन बन जाए तब, ब्लॉकेज और ट्यूब के अंदर तब, और किंकिंग ऑफ द ट्यूब नजर आए तब भी हमको हाई पिच अलार्म साउंड सुनाई देता है। ये नॉरसेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आप ये मत भूलना, इस पर स्टार लगा लो, और इम्पोर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन, चारों पे स्टार लगा लो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है इसी से आया हुआ है। किंक ऑफ ट्यूब में कौन सा साउंड सुनाई देता है, हाई पिच अलार्म साउंड। लो पिच अलार्म साउंड सुनाई देगा जब एयर लीकेज हो रही हो। क्या हो रहा हो, एयर लीकेज हो रही हो। एयर लीकेज कहाँ से हो रही है, या तो सर्किट जो लगा हुआ था वेंटिलेटर सर्किट, वहां से एयर लीकेज हो जाए, हमारा HME फिल्टर है वहां से एयर लीकेज हो जाए, उस वाले चांस में हम बोलते हैं कि हमें लो पिच अलार्म साउंड सुनाई देगा। या पेशेंट खुद से ब्रीथ लेना स्टॉप कर दें, स्पॉन्टेनियस स्टॉप द ब्रीथिंग,
स्पॉन्टेनियस स्टॉप द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को सांस लेना बंद कर दे पेशेंट तो भी लो पिच अलार्म सुनाई देता है। एयर लीकेज हो जाए तब हमारा, और ट्यूब डिस्कनेक्टेड हो जाए, ट्यूब डिस्कनेक्टेड हो जाए तब भी हमको कौन सा साउंड सुनाई देता है, कौन सा साउंड सुनाई देगा, लो पिच अलार्म साउंड सुनाई देगा। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये अलार्म ऑफ द वेंटिलेटर भी हमने डील कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेंटिलेटर की। मोड ऑफ वेंटिलेटर देख लिया, टाइप ऑफ वेंटिलेटर हमने वो देखे थे कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। अब अलग टाइप के भी वेंटिलेटर होते हैं, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन होते हैं। टाइप ऑफ वेंटिलेटर, तो दो टाइप के वेंटिलेटर और होते हैं, दो तीन टाइप के। प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, डिपेंड ऑन द प्रेशर। टाइम साइकिल वेंटिलेटर, तो देखो यहाँ से समझ लेते हैं अपन। प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, दूसरा होता है टाइम साइकिल वेंटिलेटर, तीसरा होता है हमारा प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर हो गया, टाइम साइकिल वेंटिलेटर हो गया, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर हो गया, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर। यहाँ तक की बातें समझ में आई क्या? तो प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, टाइम साइकिल वेंटिलेटर और वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसीव वेंटिलेटर, माइक्रो प्रोसीव वेंटिलेटर, ठीक है। तो प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर किस में यूज करते हैं, तो ये अडल्ट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, मेनली कॉमनली अडल्ट में यूज होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर कहाँ पर यूज होता है, तो अडल्ट के अंदर यूज होता है। अगर आपसे पूछे टाइम साइकिल वेंटिलेटर कहाँ पर यूज होता है, तो न्यू बॉर्न के बेबी के अंदर यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर टाइम साइकिल वेंटिलेटर यूज होता है। और हमारा वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर किस में यूज होता है, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, वॉल्यूम पर होता है, फ्लो रेट पे डिपेंड होता है। लेकिन प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर प्रेशर पे डिपेंड है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, टाइम साइकिलेटर वेंटिलेटर टाइम पर डिपेंड होता है, जो कि छोटे बच्चों में यूज करते हैं, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसिव वेंटिलेटर जो होता है एडवांस वेंटिलेटर होता है। कौन सा होता है, एडवांस वेंटिलेटर होता है। ये हमारा बेस्ट है कब, ये हमारा माइक्रो प्रोसीव वेंटिलेटर इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट को भी मॉनिटर करता है। किसको मॉनिटर करता है, इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करने पे भी हेल्प करता है माइक्रो प्रोसीव वेंटिलेटर, ठीक है। ये एडवांस फीचर होता है इसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसिव वेंटिलेटर। तो चार टाइप के वेंटिलेटर बने, टाइम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल, प्रेशर साइकिल और माइक्रो प्रोसेसिव वेंटिलेटर। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग रोल, कि वेंटिलेटर में नर्सिंग का क्या रोल है। नर्सिंग रोल इन वेंटिलेटर, देखो सबसे पहले तो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है उसको वेब के चांसेस है। किसके चांसेस है, वेब के चांसेस होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेब। वेंटिलेटेड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसके चांस है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया के चांस होते हैं, वेब के चांसेस है पेशेंट में। इसलिए वेब बंडल का यूज किया जाता है, वेब बंडल का यूज करते हैं। वेब बंडल के अंदर 5 चीजें आती है। हेड ऑफ बेड, हेड ऑफ बेड का मतलब होता है कि हमारा जो हेड है एलिवेटेड होना चाहिए। नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था कितने डिग्री पर बेड को एलिवेट किया जाता है टू प्रिवेंट ऑफ द वेब, वेब से बचने के लिए। तो आपका आंसर जाएगा 30 से 45 डिग्री पर हम हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड करते हैं, पहला तो, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं,
ओरल केयर करते हैं, ओरल केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। जो फ्लूइड यूज करते हैं, जो सॉल्यूशन क्लोरहेक्सिडिन से, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन के द्वारा ओरल केयर करवाई जाती है। हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड किया जाता है। इसके बाद सेडेशन वेकेशन पे रखा जाता है। पेशेंट को किस पे रखा जाता है? सेडेशन पे रखा जाता है। जो फोर्थ है वो हमारा पेप्टिक अल्सर प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेशेंट को दी जाती है टू प्रिवेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। और जो लास्ट में है, और क्या करेंगे इसके अलावा, वो डीप वीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलैक्सिस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। तो नर्सिंग रोल के अंदर हम वेब से बचने के लिए वेब बंडल का यूज करते हैं। वेब बंडल में 5 इंपोर्टेंट फिनोमिना होते हैं। हेड ऑफ बेड एलिवेटेड होता है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओरल केयर करवाते हैं, जो क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। सेडेशन वेकेशन पे रखा जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दी जाती है। और डीवीटी, डीप वेन प्रोफिलैक्सिस भी यूज करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब और क्या कर सकते हैं? जो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया जो होता है, द मोस्ट कॉमन कोज जो रेस्पॉन्सिबल होता है वेब के लिए, उसका नाम है सूडोमोनास। क्या है? सूडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट कॉमन कोज है। अगर आपसे पूछे द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द वेब वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, तो कल्चर जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा सूडोमोनास का कल्चर सबसे ज्यादा पॉजिटिव आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब वेब बंडल की बात करते हैं तो ऐसे ही 4-5 बंडल आते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। एक क्लेप्सी बंडल आता है, क्लेप्सी बंडल होता है। ठीक है। क्लेप्सी बंडल का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्या हो सकता है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है। दूसरा हमारा हो गया क्वाटी बंडल। क्या होता है? क्वाटी बंडल। इस क्वाटी बंडल के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आ रहा है कैथेटर एसोसिएशन, कैथेटर एसोसिएशन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए तो ये सब होते हैं क्लेप्सी बंडल, क्वाटी बंडल। अब इस क्लेप्सी और क्वाटी बंडल में क्या करेंगे हम? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं ये। इसमें जो होता है स्टेराइल टेक्निक यूज करी जाती है, असेप्टिक टेक्निक यूज करी जाती है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग की टेक्निक यूज करी जाती है जब हम केयर करते हैं। और सेंट्रल लाइन की केयर करते रहना चाहिए। वो सब चीजें इसके अंदर आती है। तो क्लेप्सी बंडल होता है, क्वाटी बंडल होता है, वेब बंडल होता है। वेब बंडल में 5 फिनोमेना यूज करते हैं, वैसे क्लेप्सी और क्वाटी में 3-3 फिनोमेना यूज करते हैं। असेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए, स्टेराइल जोन होना चाहिए वो वाला एरिया, और उसको एक सॉल्यूशन से किलिंग किया जाता है। जो भी बीटाडाइन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के द्वारा किलिंग करते हैं। ये सब चीजें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बंडल बनाए गए हैं। ठीक है। तो वेब बंडल समझ में आया आपको? आगे चलते हैं और क्या नर्सिंग रोल है। और नर्सिंग रोल है कि चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्स। चेंज द पोजीशन। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस होते हैं, तो हमको हर 2 घंटे से पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट किस पर है? वेंटी पर है। पेशेंट किस पर है? वेंटी पर है। और जब पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसको पोजीशन को चेंज करने के लिए हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करो, ताकि बेड सोर के चांसेस जो है वो कम रहे। समझ गए आप? इसके अलावा पेशेंट को एक्टेलेक्टेसिस से बचाने के लिए, कोलेप्स से बचाने के लिए फिजियोथेरेपी का यूज किया जाता है। फिजियोथेरेपी में पीछे से क्या करा जाता है? उसको बार बार ऐसे कफ बना के दिया जाता है ताकि एक्टेलेक्टेसिस के चांस भी कम हो जाए, एक्टेलेक्टेसिस होना। ठीक है। ये नर्सिंग रोल है। अब 2 इंपॉर्टेंट बात आती है, नोट लगा के आप लिख सकते हो, कि जब भी पेशेंट अलार्म पर होता है
हाई प्रेशर अलार्म और लो प्रेशर अलार्म जो पेशेंट में लगा होता है, तो पेशेंट का, मान लीजिए आप नाइट शिफ्ट पर हो, ड्यूटी कर रहे हो, वेंटिलेटर टू 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 कर रहा है, किसी इंपॉर्टेंट बंदे का फोन आ गया, बंदी का फोन आ गया, आपने फोन बंद कर लिया, अलार्म साउंड बंद कर दिया, तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए आता है कि नेवर एवर क्लोज द अलार्म। आपकी मैडम का फोन आया, आप फोन में लगे हुए हो, आपने साउंड बंद कर दिया, तो पेशेंट की डेथ डेथ के रेस्पॉन्सिबल कौन हुए? आप हुए। आईसीयू में ऐसा होता है। तो नेवर एवर क्लोज द अलार्म। हमको अलार्म साउंड को कभी भी क्लोज नहीं करना चाहिए, ये भी नर्सिंग रोल के अंदर ही आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बेड साइड पर क्या अवेलेबल होना चाहिए? जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर है, हमेशा बेड साइड पर उसकी अम्बू बैग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अम्बू बैग हमेशा बेड साइड पर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि अम्बू बैग बेड साइड पे हो? बिकॉज मान लो कि वेंटिलेटर खराब हो जाए चलता चलता, या पेशेंट ने जो ट्यूब निकाल दी, ठीक है, ट्यूब से डिस्कनेक्टेड कर दिया वेंटिलेटर सर्किट को, फिर आप क्या करोगे? उस वाले केस में भी वे अम्बू बैग से हम उसको वेंटिलेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। समझ में आई क्या बात? डेफिनेटली समझ में आई होगी। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी वेंटिलेटर में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी वेंटिलेटर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आता है, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को प्रायोरिटी देना है, फिर मशीन को प्रायोरिटी देना है। यदि हमारे पास कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तो पेशेंट और मशीन दोनों है, तो हमको प्रायोरिटी पहले पेशेंट को देना है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, देन हम प्रायोरिटी देंगे किसको? मशीन को। यही सब क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आपको एंकलेक्स के क्वेश्चन आए, तो आपका माइंड हमेशा इस टाइप से चले। ठीक है। राम। तो नेवर एवर क्लोज द अलार्म। अम्बू बैग अवेलेबल होना चाहिए बेड साइड पर। फर्स्ट में पेशेंट को प्रायोरिटी देना है, फिर आपको मशीन को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं कि वेंटिलेटर सर्किट में एक एचएमई फिल्टर होता है। वेंटिलेटर सर्किट में क्या होता है? एक एचएमई फिल्टर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसको, मशीन को देखोगे आगे, इतना सारा पढ़ लिया है अपन ने, अब आप देख लो। ये वेंटिलेटर सर्किट की इमेज बताई थी मैंने। हम्म। अब इसमें यहाँ एक बोतल होती है जिसका नाम है उल्फ बोतल। यहाँ पर एक बोतल नजर आ रही होगी आपको, इसको बोलते हैं उल्फ बोतल होती है। उल्फ बोतल, इसी को आप बोल देते हो क्या? ह्यूमिडिफायर बोतल। ह्यूमिडिफायर बोतल। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमिडिफायर बोतल का काम क्या होता है? जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, तो एक साइड में एक बोतल होती है जो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करने का काम करती है। ये ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड इसलिए करती है टू प्रिवेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज। किससे बचाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है ह्यूमिडिफाइड बोतल। ठीक है, तो इसमें कुछ वाटर भरा रहता है, और ऑक्सीजन जब यहाँ से निकलती है तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज ना हो, इरिटेट ना हो, उससे प्रिवेंट करता है। अब मैं बात कर रहा था एचएमई फिल्टर की। एचएमई जो फिल्टर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, जब आप देखोगे इमेज एचएमई फिल्टर की, तो इसका नाम होता है हीट मॉइस्ट एक्सचेंजर। किस नाम से जानते हैं इसको? हीट मॉइस्ट एक्सचेंजर के नाम से जाना जाता है। ये एचएमई जो फिल्टर होता है, ये हीट मॉइस्ट एक्सचेंजर का काम करता है। ठीक है, एचएमई फिल्टर को 3 से 5 दिन में हमको चेंज करते रहना चाहिए। कितने दिन में? 3 से 5 दिन में हमें इसको चेंज करते रहना चाहिए। बात समझ में आएगा? ये सारी की सारी चीजें थी जो हमने किस में डील करी? वेंटिलेटर में। ये हमने सारा वेंटिलेटर पढ़ लिया। एक सिंगल वन क्वेश्चन भी आपका छूट कर नहीं जाएगा अगर आपने इस वेंटिलेटर को कंप्लीट पढ़ा है, समझा है तो। ठीक है, एक बार रिवीजन करवाता हूँ मैं आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप में हमने समझा है जो हम समझना चाहते हैं नॉर्थ साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज द एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बात करते हैं वेंटिलेटर की। जो हमारा वेंटिलेटर होता है, ये एयर प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, जबकि परफ्यूजन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमने बात करी टाइप ऑफ वेंटिलेटर की। दो टाइप के वेंटिलेटर होते हैं, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर पुराने टाइम में यूज किया जाता था। करंटली
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंटेड किया था उसका नाम था हेनरिच। हेनरिच ने 1906 में इसको इन्वेंटेड किया और पल्मोटर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सेटअप देखा कि डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले में अडल्ट अडल्ट होता है, एज होती है, सेटिंग होता है, पैरामीटर में वीटी होता है, FiO2 होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, पीप होता है। इस प्रकार से हम वेंटिलेटर का पैरामीटर सेट करते हैं। इसके बाद डिस्प्ले के जस्ट नीचे जाते हैं हम, पीछे के पोस्टर में से एक पाइपलाइन निकलती है जिसमें व्हाइट पाइपलाइन होती है, जिसमें ऑक्सीजन आती है। ब्लैक पाइपलाइन से हमारी एटमॉस्फेयर आती है, तो एक कंप्रेशन रिजर्वायर के अंदर मिक्स होती है, जो कि मैंने वेंटिलेटर में बताया था आपको। फिर एंटीरियर वॉल्स, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाल्व प्रेजेंट होते हैं। टी पीस पे पेशेंट जुड़ा हुआ रहता है HME फिल्टर के द्वारा। टी पीस से किस पे होता है वो, या तो वो अम्बुवेक वो ET ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद हमने मोड ऑफ वेंटिलेटर की बात करी। 4 वेंटिलेटर के मोड पड़े। CMV मोड होता है, SIMV मोड होता है, CPAP और BiPAP। CMV मोड में कंप्लीट कंट्रोल किसका होता है, मशीन का होता है। पेशेंट को सेडेशन पे रखा जाता है, किससे बचने के लिए, वेंटिलेटर फाइट से बचने के लिए, भूलना मत। इसके बाद SIMV में जो मोड होता है, इसमें पेशेंट का एफर्ट मैटर करता है। पेशेंट अपना एफर्ट जब लगाना स्टार्ट करेगा तो मशीन जो होती है स्टॉप हो जाती है, पेशेंट अपनी एयर देगा। फिर जैसे वो रुकता है तो मशीन अपनी एयर देना स्टार्ट करती है। ये एसआईएमवी मोड है। एसआईएमवी मोड का एक कॉम्प्लिकेशन ये कि हाइपर वेंटिलेटेड कर सकता है और रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस के चांसेस होते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस के चांसेस में क्या होता है कि हमारी CO2 तो डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाती है, पीएच भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये दोनों इन्वेजिव मेथड है। कौन से मोड के, इन्वेजिव मोड है। फिर इसके बाद नॉन इन्वेजिव मोड के अंदर दो इंपॉर्टेंट मोड आते हैं। पहला मोड का नाम क्या है, पहला हमारा मोड आता है कौन सा, CPAP और BiPAP। CPAP और BiPAP में क्या अंतर है, BiPAP के अंदर क्या होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंस पाया जाता है, जबकि BiPAP के अंदर कोई डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात समझ में आई, डेफिनेटली समझ में आई होगी। इसके बाद विनिंग होता है। विनिंग का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे मोड से हम उसको शिफ्ट करते हैं नॉर्मल एनवायरमेंटल एयर पर, और फिर हम उसको क्या करते हैं, वेंटिलेटर से नॉर्मल एटमॉस्फेयर एयर पर लेकर आते हैं। एपनिया की बात करी थी। एपनिया का मतलब होता है द टेम्पररी सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग। एपनिया माइल्ड और मॉडरेट एपनिया है तो CPAP पे रखो, सीवियर एपनिया है तो BiPAP पे इसको रखो। 5 से 10 सेकंड तक एपनिया प्रेजेंट है तो अडल्ट में होगा, और ज्यादा 15 से 20 सेकंड का जो ड्यूरेशन होता है एपनिया वो चाइल्ड में नजर आता है। वेंटिलेटर के पैरामीटर में टाइडल वॉल्यूम नजर आएगा, FiO2 नजर आता है आपको, रेस्पिरेटरी रेट नजर आता है, पीप नजर आता है। पीप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके फायदे भी है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। इसके बेनिफिट तो ये कि एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, ऑक्सीजन को इंप्रूव करता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं पीप के, ये विनस रिटर्न डिक्रीज कर देगा, हाइपोटेंशन कर सकता है, बेरो ट्रॉमा के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, मिनट वॉल्यूम में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम को मिक्स करा जाता है। ठीक है, FiO2 क्या होता है कि मैक्सिमम FiO2 100 होती है और मिनिमम FiO2 21 होती है। ये हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम पर लेके आते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद शाई एक साइन होता है जो डीप ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये आइडेंटिफाई करता है रिस्क ऑफ एपिलेप्सिस को। ठीक है, इसके बाद अलार्म ऑफ द वेंटिलेटर हमने पढ़ा है। अलार्म में पॉजिटिव प्रेशर सॉरी हाई पिच अलार्म होता है, लो पिच अलार्म होता है। हाई पिच अलार्म नजर आएगा ट्यूब बाइट, इंक्रीज सिक्रेशन, ब्लॉकेज इन ट्यूब और किंकिंग ऑफ द ट्यूब, इन सब में हाई पिच अलार्म नजर आता है। लो पिच अलार्म कब नजर आएगा, एयर लीकेज, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए तब, और ट्यूब डिस्कनेक्टेड हो जाए तब लो पिच अलार्म सुनाई देता है। नेवर एवर क्लोज द अलार्म साउंड, कभी भी हमको अलार्म को क्या नहीं करना, क्लोज नहीं करना चाहिए। मान लो किसी बंदी का फोन आया, आपने बंद कर दिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए ये स्टार लगा के बात लिख लेना कि नेवर एवर क्लोज द अलार्म साउंड। टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर अलग टाइप के होते हैं। प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर जो प्रेशर पे डिपेंड होता है, टाइम साइकिल वेंटिलेटर जो टाइम पे डिपेंड होता है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर जो वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। एक होता है माइक्रो प्रोसेसिव वेंटिलेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को भी मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद नर्सिंग रोल है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है, इसलिए वेब से बचने के लिए हम 5 इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। ओरल केयर करते हैं, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करते हैं, जो नॉर्सेट में आया था 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलिवेट किया जाता है। सेडेशन वेकेशन पे पेशेंट को रखते हैं। पेप प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है, DVT प्रोफिलैक्सिस भी यूज करते हैं। वेब के अंदर स्यूडोमोनास होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है। दो टाइप के बंडल यूज करते हैं, क्लेप्सी बंडल होता है, क्वाटी बंडल होता है। क्लेप्सी बंडल में क्या होता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। एक होता है क्वाटी, कैथेटर एसोसिएशन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और क्या कर सकते हैं, चेंजेस द पोजीशन एवरी 2 आवर्स,
हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करो, पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो इमोबिलाइज नहीं है तो बेड सोर के चांसेस होंगे। इसके बाद हमने बात करी अम्बू बैग हमारा साइड में हमेशा होना चाहिए जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हमेशा प्रायोरिटी पेशेंट को देना है, देन हम मशीन को प्रायोरिटी देंगे। हेट मॉइस्ट एक्सचेंजर जो होता है एचएमई जो फिल्टर होता है इसको 3 से 5 दिन में एक बार चेंज किया जाता है, ठीक है। और जो ह्यूमिडिफाइड बोतल होती है ये किससे बचाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है। तो इस टाइप से हमने सारा वेंटिलेटर डील किया है। डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट में डालें, पूछें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।